अपने घर के हर कोने को निहारते हुए सीमा की आंखें आज आंसुओं से सराबोर थी। 52 वर्ष की उम्र में जब जीवन का आधे से ज़्यादा सफ़र तय हो चुका था, वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही थी। दिल में तूफान मचा हुआ था। 27 साल पहले जब वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब ख्वाबों में भी यह नहीं सोचा था कि कभी यह कदम उठाने की नौबत आ जाएगी जो वो आज उठाने जा रही थी। सीमा की आंखों के सामने उसका अतीत किसी चलचित्र की तरह घूमने लगा। उसे याद आने लगा 27 साल पहले का वह दिन, जब सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी उसकी कोमल काया उसे किसी राजा की रानी होने का आभास करा रही थी। उसके गोरे गोरे हाथों में मेहंदी का लाल रंग कितना खिला था। नई साड़ी में वह सजी धजी अपने सौभाग्य को सराहते हुए आईने में स्वयं को निहार रही थी। अचानक उसे बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज़ें आने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई बर्तनों को जानबूझकर पटक रहा हो। महारानी अभी तक सो रही है। घर में बहू बनकर आए आज दूसरा दिन है, पर कुछ जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है। काम काज, चूल्हा चौका क्या अब भी हम करेंगे? बहू आई है तो अब घर की जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती। सीमा जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर डालकर कमरे से बाहर आई। बाहर का दृश्य ऐसा जैसे वह कोई मुजरिम हो। सास और ननद की तीखी नज़रों का सामना करते हुए वो अपराध बोध से ग्रसित होती जा रही थी। सास अन्नपूर्णा देवी ने उसे कड़क आवाज़ देकर बुलाया और तीखे कर्कश स्वरों में अपना फरमान सुनाया। आज से रसोई तुम संभालोगी। यह घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ना चेहरे पर कोई मुस्कान, ना कोई प्यार भरी बातें। सीमा का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर मुस्कुराने की कोशिश की। सौरभ के साथ जब उसका रिश्ता तय हुआ था तो उसकी आंखों में उसी की तस्वीर बस गई थी। सौरभ की सौम्य मुस्कान और शांत स्वभाव ने उसके दिल को छू लिया था। माता पिता ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह किया था। सीमा ने सोचा था कि नई बहू के आने की खुशी में ससुराल वाले रस्में करेंगे, उससे शगुन के तौर पर कोई मीठा पकवान बनवाएंगे, जैसा कि उसने अपने आस पड़ोस में देखा हुआ था। लेकिन यहाँ सब उल्टा था। उस दिन से सीमा को रसोई में खड़ा कर दिया गया था। सास ने सख्त लहजे में उसकी सारी ड्यूटी उसे बता दी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक घर का एक एक काम अब उसे ही करना था। सीमा ने कभी अकेले इतना काम नहीं संभाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह की चाय बनाकर जब वह सास के सामने गई तो सास ने पहली चुस्की लेते ही तंज कस दिया। यह क्या बनाया है? चाय ऐसी होती है क्या? कोई नौकरानी भी इससे बेहतर चाय बनाती है। माँ जी, अगर पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा चाय बना देती हूँ, सीमा ने घबराई आवाज़ में कहा और फीकी सी मुस्कान देने की कोशिश की। लेकिन तभी सास की ऊंची आवाज़ सुनकर उसके हाथ पैर कांप उठे। नहीं पीनी मुझे अब चाय। मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें चाय बनाना भी नहीं सिखाया? कहते हुए चाय का कप उठाकर जमीन पर दे मारा। सास का ऐसा व्यवहार नई नवेली बहू सीमा की आत्मा को छलनी कर गया था। सास अन्नपूर्णा देवी एक सख्त मिजाज वाली औरत थी, जिसके लिए बहू का मतलब था घर के काम करने वाली मशीन, जो बिना शिकायत, बिना थके एक के बाद एक सारे काम करती जाए, जिसे गलती करने का हक नहीं था। कभी कोई गलती कर भी बैठती तो सास रख रख कर ताने मारती। हमारे तो भाग ही फूट गए, ऐसी नालायक बहू मत्थे मर दी हमारे। पढ़ी लिखी होते हुए भी कुछ नहीं आता। मेरे सौरभ ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इसे चुनकर। ऐसे ऐसे अनेकों व्यंग्य बाण हर रोज सीमा के दिल को चीर जाते। ननद रीमा, जो सीमा से उम्र में छोटी थी, उसने भी कहाँ कोई कसर छोड़ी थी। वह सीमा की हर बात को
तोड़ मरोड़ कर अपनी माँ के सामने पेश करती और लगभग हर रोज ही कोई ना कोई तमाशा होता। एक दिन पड़ोसन घर पर आई और बातचीत करते हुए कहने लगी, अच्छा है अन्नपूर्णा, बेटी की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी पूरी कर ली तुमने। अब बेटी की भी शादी कब कर रही हो? अब तो बहुरानी भी आ गई है, घर खाली नहीं लगेगा बेटी की विदाई के बाद। हाँ हाँ आंटी जी, अच्छा रिश्ता मिलेगा तो देर थोड़ी ना करेंगे। रीमा की भी अब शादी लायक उम्र है। मुस्कुराते हुए सीमा बोल उठी। लेकिन रीमा यह बात सुनकर आग बबूला हो उठी। लेकिन रीमा यह बात सुनकर आग बबूला हो उठी। अन्नपूर्णा जी को भी यह बात नागवारा गुजरी। बस फिर क्या था, दोनों माँ बेटी ने इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि सीमा को उसी पड़ोसन के सामने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी औकात में रहो बहू, मेरी बेटी की शादी कब होगी और कब नहीं, यह देखने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम होती कौन हो मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले लेने वाली? सीमा की आंखें छलक आई, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ससुराल वालों की नज़रों में तो वो एक नौकरानी थी ही। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उसे तब हुआ जब सौरभ, जिसे सीमा ने अपने सपनों का आधार बनाया था, उसने भी किसी मामले में उसका साथ नहीं दिया। शादी के बाद शुरुआती दिनों में तो उसने पत्नी के साथ सही बर्ताव किया, लेकिन धीरे धीरे वह माँ और बहन की बातों में आ गया। सीमा को तो उसने इंसान समझना ही छोड़ दिया था। हर बात में आदेश, हर लहजे में हुक्म। वह जब उससे कुछ कहता तो सीमा जैसे कांप जाती। उसकी आंखों में प्रेम नहीं अधिकार था, और वह अधिकार भी ऐसा जिसमें सम्मान की कोई जगह नहीं थी। शादी के कुछ ही दिन बीते थे जब सीमा ने रात का खाना बनाकर सौरभ को परोसा। उसने एक निवाला खाते ही प्लेट सरका दी। इतना नमक डालने की क्या ज़रूरत थी? खाना बनाने की भी अक्ल नहीं है तुम्हें? थकी हारी सीमा कहाँ सोच रही थी कि पति घर आएगा तो बैठकर उससे दो बातें करेगी। कहाँ वह आते ही उस पर बरस पड़ा। माफ़ कीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, सीमा कांपती आवाज़ में बोली। फिर सौरभ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगली बार ध्यान रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि सीमा का दिल तेज रफ्तार से धड़कने लगा। सौरभ का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। होता भी क्यों ना। रात को घर लौटते ही सबसे पहले वह माँ के कमरे में जाता था, जहाँ उसकी माँ और बहन उसे सीमा के खिलाफ भड़काने की पूरी तैयारी करके बैठी होती थी, और सीमा की छोटी छोटी गलतियों को ऐसी बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर सौरभ के सामने पेश करती थी कि वह पूरी तरह से अपने आपे से बाहर हो जाता। सीमा यह बात जानती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने पति से इस बारे में बात करेगी, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, सौरभ ने उसे डांटते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी माँ और बहन गलत है? माँ जो कहती है वह ठीक कहती है। तुम अपनी गलतियाँ सुधारो। अपनी माँ और बहन के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। सौरभ की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि कमरे से बाहर तक जा रही थी। पति का ऐसा व्यवहार देखकर सीमा हैरान रह गई और घबराकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। रात भर तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोई। अब तो ससुराल में सीमा का हर दिन एक इम्तिहान बनता जा रहा था। वक्त बीतने लगा और सीमा का मन धीरे धीरे टूटता गया। वह हंसती खेलती लड़की, जो कभी अपने सपनों की दुनिया में मस्त रहा करती थी, अब एक खामोश सहमी हुई औरत बन चुकी थी। सुबह से रात तक घर के काम, सास की फरमाइशें, सास और ननद द्वारा की गई चुगलियाँ और पति की उदासीनता, यह सब उसके नाजुक मन को तोड़ते गए। एक बार जब वह बीमार पड़ी तो उठकर काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, आंखें बोझिल थी। सीमा पलंग पर लेटी थी, लेकिन तभी
सास कमरे में आई, चेहरा तिरछा किए और फटी आंखों से उसे देखा, जैसे सीमा ने कोई अपराध किया हो। क्या हुआ बहू, किस खुशी में आराम फरमा रही हो? वो माँ जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बुखार से बदन टूट रहा है। सीमा बोली, अरे थोड़ा बुखार ही तो है, हम लोग तो तेज बुखार में भी घर का काम किया करते थे, पूरा घर संभाल लेते थे। ये आजकल की लड़कियां तो बस बहाने बनाने में माहिर है। सीमा कुछ बोलना चाहती थी पर गले से आवाज़ नहीं निकली। उसी वक्त सौरभ कमरे में दाखिल हुआ, एक नज़र सीमा पर डाली, फिर बिना कुछ कहे मोबाइल स्क्रीन पर नज़र गड़ा दी। बदन टूट रहा है, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, बुखार की दवा से भी आराम नहीं मिल रहा, डॉक्टर के पास ले चलोगे क्या? सीमा ने खुद से ही अपना हाल बताते हुए सौरभ से पूछा। टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, और वैसे भी मामूली बुखार है, सारा काम करने के बाद आराम कर लेना। फिलहाल मेरे लिए नाश्ता बनाओ, माँ भी कब से नाश्ते का इंतज़ार कर रही है। कहते हुए वह नहाने चला गया। सीमा के दिल में जो बची खुची उम्मीदें थी वह भी टूटकर बिखर गई। कंपाते हुए वह उठी और रसोई में जाकर रोटियां पकाने लगी। सिर घूम रहा था पर काम तो करना ही था। आंसू खामोशी से गालों पर बहते रहे। उस दिन के बाद सीमा ने शिकायत करना छोड़ दिया, चुपचाप सब करती, झाड़ू पोंछा रसोई कपड़े। वो बस चलती जा रही थी, एक मशीन की तरह। कभी कभी वह थककर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती तो सास आवाज़ देने लगती और कोई ना कोई काम उसे बता देती। कभी सीमा माँ से फ़ोन पर बात करने लगती तो सब उसे ऐसी निगाह से देखते जैसे वह कोई गुनाह कर रही हो। उसका अपना घर था, लेकिन उसमें उसके लिए कोई भी कोना निजी नहीं था। एक दिन जब सास ननद और सौरभ बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, सीमा अकेली थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। गला भर आया था उसका। माँ, मैं थक गई हूँ, यहाँ कोई मुझे समझता ही नहीं, मेरा अपना पति भी मेरी नहीं सुनता। फ़ोन के उस पार माँ कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, शादी आसान नहीं होती। एक चीज़ है जो पति पत्नी को जोड़ती है, वह है बच्चा। जब तू माँ बनेगी ना, सब बदल जाएगा। सौरभ का मन भी बदलेगा और सास ननद भी तेरी कद्र जानेगी। माँ की बातों में दर्द भी था और उम्मीद भी। सीमा ने भी सोचा, शायद माँ ठीक कह रही है, बच्चा होगा तो सब बदल जाएगा। शादी के 2 साल बाद सीमा की गोद में उसका बेटा आ गया। गोविंद की मासूम मुस्कान उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। उसका नन्हा सा बेटा, जिसके छोटे छोटे हाथ और दूध सी त्वचा को देखकर सीमा के मन में ढेर सारा प्यार उमड़ आता। उसके लिए एक नई उम्मीद बनकर आया था वो। सीमा को इंतजार था उस दृश्य को देखने का, जब उसका पति उसकी कोख से जन्मे बच्चे को अपने सीने से लगाए और उसका दिल मातृत्व के गौरव से भर उठे। लेकिन सौरभ ने कभी अपने बच्चे से प्यार नहीं जताया। रात को गोविंद जब रोता, सौरभ गुस्से से चिल्ला उठता, तुम इसे चुप क्यों नहीं कराती, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। सीमा चुपचाप बच्चे को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश करती। कभी कभी तो सारी सारी रात जागती। लेकिन सौरभ के लिए सीमा और गोविंद जैसे कोई मायने ही नहीं रखते थे। इधर उसकी सास अन्नपूर्णा देवी गोविंद के रोने पर झुंझलाकर बोलती, बच्चा चाहे रोता रहे, लेकिन यह महारानी आराम फरमाती रहेगी, ठीक से बच्चा भी नहीं संभाला जाता इससे। सीमा जवाब देना चाहती थी कि वह दिन रात बच्चे की देखभाल और घर के कामों में जुटी रहती है। क्या बच्चे की दादी और बुआ का कोई फर्ज नहीं बनता? लेकिन वह अंदर ही अंदर घुटकर रह जाती। शादी के 2 साल बीत चुके थे, लेकिन सौरभ ने कभी उसे एक पैसा भी खर्च करने के लिए नहीं दिया। वह जो कमाता उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता और बाकी अपनी माँ को सौंप देता।
जब सीमा को कुछ खरीदने की ज़रूरत पड़ती तो सौरभ ठंडे लहजे में जवाब देता, माँ से मांग लो। सीमा को अपनी सास के सामने हाथ फैलाना अपमानजनक लगता था, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। अन्नपूर्णा देवी पैसे देने से पहले 100 सवाल करती। इतने पैसे क्यों चाहिए? क्या खरीदने वाली हो? सीमा को लगता जैसे वह कोई भिखारी हो। धीरे धीरे उसने पैसे मांगना ही छोड़ दिया। गोविंद के लिए ज़रूरी चीज़ें और कपड़े सीमा के मायके की तरफ से ही आ गए थे, लेकिन वह चाहती थी कि सौरभ प्यार से अपने बेटे के लिए कुछ खरीद कर लाए। लेकिन सौरभ था जो आज तक अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना तक नहीं लाया था। एक दिन जब गोविंद बीमार हुआ तो सीमा घबराई हुई थी। बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। सौरभ ने पहले ही समय नहीं है बोलकर जाने से मना कर दिया था, लेकिन सीमा के पास एक भी पैसा नहीं था। उसने हिम्मत करके सौरभ से कहा, गोविंद को डॉक्टर के पास मैं ले जाती हूँ, बस दवाई के लिए कुछ पैसे दे दो। सौरभ मोबाइल से नज़र हटाए बिना बोला, माँ से ले लो ना, घर का सारा खर्च वही तो देखती है। खर्च के लिए कुछ पैसे आप भी तो मुझे दे सकते हैं ना। कब तक मैं माँ जी से पैसे मांगती रहूं? सीमा ने कहा। बहस मत करो, जो कहा है वही करो। सीमा का गला भर आया। वो उठी, गोविंद को संभाला और झिझकते हुए सास के पास पहुंची। लेकिन सास ने ताना मारते हुए कहा, पहले तो बच्चों का ध्यान नहीं रखा, अब जब वह बीमार पड़ गए तो दवाई के लिए पैसे चाहिए। पहले हिसाब दो, पिछले पैसे का क्या किया? 1 सप्ताह पहले ही तुम मुझसे 100 रुपये लेकर गई थी। पर वह तो सिर्फ 100 रुपये थे माँ जी। इतनी महंगाई है। अच्छा, 100 रुपये कम होते हैं क्या? कहते हुए सास ने अपनी अलमारी से 100 रुपये का एक नोट निकाला और सीमा को देते हुए कहा, अब और पैसे नहीं मिलेंगे, इसी में चलाओ। सीमा का गला रुंध गया। वो चुपचाप वापस आ गई। पेट के दर्द और बुखार से बेहाल हो रहा था गोविंद। उसे गोद में लिए सीमा भी बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। अन्नपूर्णा देवी ने 100 रुपये का नोट थमाकर उसका अपमान ही किया था, लेकिन सीमा चुपचाप बैठने वाली नहीं थी। गोविंद की सांसें तेजी से चल रही थी और एक माँ के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं था। कमरे में आकर उसने अलमारी खोली और उस छोटे से लॉकर को टटोला। उसमें से एक सोने की अंगूठी निकाली जो उसकी शादी में उसकी माँ ने दी थी। इतने में गोविंद फिर से रोने लगा। ना बेटा, रो मत, तू जल्दी ठीक हो जाएगा, उसने गोविंद के माथे को चूमते हुए कहा और उसे गोद में उठाकर घर से निकल पड़ी। सीमा तेज कदमों से सुनार की दुकान की ओर बढ़ी। रास्ते में धूप बच्चे को और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। सुनार ने अंगूठी को परखा और बोला, 5,000 रुपये मिलेंगे। सीमा एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन गोविंद की हालत ने उसे फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। पैसे लेकर वह सीधे डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने गोविंद का चेकअप किया, कुछ टेस्ट करवाए। शाम के समय दवा लेकर वह घर लौटी। रात भर वो गोविंद के पास बैठी रही, उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती रही। सुबह होते होते गोविंद का बुखार कुछ कम हुआ और उसकी मुस्कान ने सीमा के दिल को सुकून दिया। वक्त बीतता गया और गोविंद 1 साल का हो गया। अब ननंद रीमा की शादी की तैयारियां चल रही थी। अन्नपूर्णा देवी ने अपनी बेटी के लिए कोई कसर ना छोड़ी। महंगे गहने, शानदार कपड़े और शादी का हर खर्च। सीमा को यह देखकर दुख होता कि जिस घर में उसके बेटे की दवाई के 500 रुपये भी भारी पड़ते थे, वहाँ रीमा की शादी पर लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे। रीमा की शादी की तैयारियों ने घर को रौनक से भर दिया था। सीमा भी चुपचाप अपने कर्तव्यों को निभाती जा रही थी। रीमा की शादी का दिन करीब आया और घर मेहमानों से भर गया। हर तरफ हंसी ठिठोली और उत्साह का माहौल था। हॉल में मेहमान बैठे बातें कर रहे थे और अन्नपूर्णा देवी उनके बीच अपनी बेटी रीमा की तारीफों के पुल बांध रही थी।
क्या बताऊं, मेरी रीमा तो हर काम में कुशल है। खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, घर संभालना, सब में अव्वल है। जिस घर में जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। साथ बैठी मामी जी ने हामी भरी। हाँ भाई, हमारी रीमा तो हीरा है, हीरा, घर की रौनक है। उनकी आवाज़ में गर्व था और मेहमान मुस्कुराकर तारीफ में सिर हिला रहे थे। सीमा उस वक्त चाय की ट्रे लिए मेहमानों के पास जा रही थी। गोविंद को उसने पास ही झूले में सुलाया था ताकि वह काम के साथ साथ उस पर नज़र रख सके। तभी घर का फ़ोन बज उठा। सीमा ने फ़ोन उठाया तो मम्मी की आवाज़ सुनकर उसका मन हल्का हुआ। कितने दिन हो गए थे माँ से बात किए। वो ट्रे रखकर बैठी ही थी कि अन्नपूर्णा देवी की नज़र उस पर पड़ गई। किसका फ़ोन है? उनकी आवाज़ में सख्ती थी। मम्मी का है माँ जी, सीमा ने धीरे से जवाब दिया। लेकिन इतना सुनते ही अन्नपूर्णा देवी का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने मेहमानों की ओर मुखातिब होकर तंज कसना शुरू कर दिया। आजकल की बहुएं अपनी जिम्मेदारी कहाँ समझती है। ना जाने कैसे लोग हैं इसके मायके वाले, कुछ सोचते ही नहीं। बेटी ससुराल में है, शादी का माहौल है, काम का बोझ है, लेकिन नहीं, इन्हें तो फ़ोन पर बात करनी है। मैंने तो अपनी रीमा से साफ कह दिया है, ससुराल में जाकर मुझसे तभी बात करना जब सारा काम निपटा लो। ऐसा ना हो कि दिन भर फ़ोन से चिपकी रहो और घर का काम धरे का धरा रह जाए। आखिरकार ससुराल तो बहू को ही देखना होता है। हॉल में बैठी एक रिश्तेदार शांति मासी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। और नहीं तो क्या, सारा दिन मायके वालों से बात करना भी कोई अच्छी बात है? आजकल तो मायके वाले बेटी के ससुराल में दखल देने को तैयार रहते हैं। उनकी बात सुनकर बाकी मेहमान भी हंसने लगे। सबके बीच सीमा एक मजाक बनकर रह गई। सीमा की आंखें भर आई। उसने फ़ोन पर धीरे से कहा, मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। दूसरी ओर से उसकी माँ की प्यार भरी आवाज़ आई, ठीक है बेटी, जब तुम्हें टाइम मिले तब फ़ोन कर देना। बहुत दिन हो गए थे तुझसे बात किए। सीमा उठी और फिर रसोई की ओर बढ़ गई। रीमा की शादी जैसे तैसे निपट गई और सीमा ने राहत की सांस ली। कम से कम अब उसकी चुगलियों में अन्नपूर्णा देवी की जोड़ीदार तो घर से चली गई थी। लेकिन अन्नपूर्णा देवी कहाँ रुकने वाली थी। उनकी जीभ की धार सीमा के लिए पहले से ही तेज थी। बस अब उसका निशाना बदल गया था। शादी के एक हफ्ते बाद सीमा अन्नपूर्णा देवी के कमरे के पास से गुजर रही थी। वो गोविंद के लिए गुनगुना पानी लेने जा रही थी। तब उसे सास की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। अन्नपूर्णा देवी फ़ोन पर रीमा से बात कर रही थी और उनकी बातों में वही चुगली थी। बस फ़र्क इतना था कि पहले माँ बेटी मिलकर सीमा को कोसती थी और अब रीमा की सास और जेठानी निशाने पर थी। है, ये क्या बात हुई रीमा? अन्नपूर्णा देवी की आवाज़ में गुस्सा था। अभी तो हफ्ता भी नहीं हुआ तेरी शादी को और उन्होंने तुझे चूल्हे चौके में झोंक दिया। हाय मेरी फूल सी बच्ची, अभी तो तेरा घूमने फिरने का वक्त था। मेहंदी भी हाथों से नहीं उतरी और काम पर लगा दिया। कितने जालिम हैं तेरे ससुराल वाले। सीमा के कदम ठिठक गए। उसके चेहरे पर एक कड़वी आक्रोश भरी मुस्कान उभरी। मन ही मन वो बुदबुदाई, कितने दोहरे मापदंड हैं इनके। मुझे तो शादी के दूसरे दिन रसोई में खड़ा कर दिया था। क्या मैं फूल सी कोमल नहीं थी? उसे सीमा की शादी का समय याद आया कि कैसे सासू माँ ने मेहमानों के सामने बड़े गर्व से कहा था कि वह अपनी बेटी के ससुराल में दखल नहीं देंगी और रीमा को भी ससुराल में काम पहले करने की सलाह दी थी। लेकिन अब वही अन्नपूर्णा देवी दिन भर फ़ोन पर रीमा से बातें करती, कभी सीमा की चुगलियाँ करती तो कभी रीमा के ससुराल वालों की। शादी के बाद भी रीमा मायके आकर कई कई दिन रह जाती। हर बार वह अपनी सास और जेठानी की शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठती और अन्नपूर्णा देवी उसमें मसाला डालती। लेकिन सीमा को बोलने का हक ना पहले था ना अब।
वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती, क्योंकि उसका एकमात्र मकसद था अपने बेटे गोविंद को एक बेहतर जिंदगी देना। गोविंद अब बड़ा हो रहा था। सीमा चाहती थी कि गोविंद को अच्छी शिक्षा मिले, वह एक काबिल इंसान बने। एक शाम जब सौरभ और अन्नपूर्णा देवी हॉल में बैठे थे, सीमा ने गोविंद को स्कूल भेजने की बात छेड़ी। अभी पूरे 3 महीने पड़े हैं नया सेशन शुरू होने में, अभी से स्कूल की बात लेकर बैठ गई तू। मैं गोविंद को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहती हूँ। कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन के लिए 3 महीने पहले फॉर्म भरना पड़ता है। आप वहाँ जाकर फॉर्म ले आते तो। अन्नपूर्णा देवी ने तुरंत भौहें चढ़ाई। क्या इतने छोटे से बच्चे को कहीं दूर भेजने की क्या ज़रूरत? हमारे समय में तो बच्चे आसपास के सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाया करते थे। सौरभ ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया। हाँ, सही कह रही है माँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसे बड़े स्कूल में डालने की। सीमा ने अपनी बात पर जोर दिया। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। अगर बच्चे का भविष्य संवारना है तो उसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। बस बस, कोई ज़रूरत नहीं है यह सब चोचले करने की। बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई खर्चा नहीं होगा इस सब पर। सासू माँ ने कहा तो सीमा बोली, माँ जी, खर्च की चिंता मत कीजिए, मैं नौकरी कर लूँगी। सुनते ही सौरभ भड़क पड़ा। अच्छा, अब तो नौकरी करने जाएगी, फिर घर का काम कौन करेगा? अरे, इसे तो बस बहाने चाहिए काम से बचने के। यह अच्छा है, बहुरानी बाहर घूमे फिरे और सास घर में रोटियां पकाए। लेकिन गोविंद की पढ़ाई, उसका भविष्य। सीमा ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखी थी, लेकिन उसकी हर कोशिश को सौरभ ने अपने गुस्से की आग में जला दिया। बस, अब और कोई बहस नहीं होगी, चुपचाप घर पर बैठी रहो, बड़ी आई नौकरी करने वाली। उसकी कड़क आवाज़ हॉल में गूंजी और पैर पटकते हुए वह बाहर निकल गया। सीमा वहीं की वहीं खड़ी रह गई। वह समझ गई थी कि उसकी जिंदगी शायद हमेशा इस ससुराल की 4 दीवारी में कैद रहेगी, जहां उसे मन मारकर बिना अपनी मर्जी के जीना होगा। लेकिन अपने बच्चे के मामले में वह समझौता करना नहीं चाहती थी। इसलिए अगले दिन सब्जी खरीदने के बहाने वह चुपचाप स्कूल चली गई और फॉर्म भर दिया। कुछ दिन बाद सीमा को अपने मायके जाने का मौका मिला। ससुराल से छुट्टी लेकर मायके जाना भी कहाँ किसी जंग जीतने से कम था। बड़ी मुश्किल से 2 दिन मायके जाने की इजाज़त मिली थी उसे। माँ बाप से मिलकर उसका मन हल्का हुआ। उनकी गर्मजोशी और प्यार ने उसे कुछ पल के लिए आज़ादी का एहसास दिलाया। लेकिन असली सुकून तब मिला जब वह अपनी बचपन की सहेली निशा से मिलने गई। सीमा का मायका निशा के घर के पास ही था और वह भी गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। दोनों सहेलियां साथ बैठी और पुरानी यादें ताज़ा करने लगी। स्कूल के दिन, गलियों में भागना, छुपम छुपाई खेलना, हर बात पर दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। सीमा का मन हल्का हो रहा था, जैसे वह फिर से वहीं बेफिक्र लड़की बन गई हो। लेकिन दिल की गहराई में एक एहसास था कि यह आज़ादी के पल क्षणभंगुर है। कैदी को आखिरकार कैद में वापस तो जाना ही पड़ता है। यह सोचते ही उसका चेहरा उदास हो गया। निशा ने उसकी उदासी भांप ली। क्या बात है सीमा, तू इतनी चुप चुप क्यों है? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ टालने की कोशिश की, लेकिन निशा ने जिद पकड़ ली। बताना, अपनी सहेली से क्या छिपाना? आखिरकार सीमा का मन भर आया। उसने अपनी सारी व्यथा कह डाली और फिर रोते हुए बोली, अगर मैं खुद कमाती तो कम से कम अपने बच्चे का जीवन तो संवार पाती। निशा मुस्कुराई। तो बाहर क्यों जाना, यहीं घर पर रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा। तुझे पढ़ाई का अच्छा अनुभव है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी सब विषयों में अव्वल नंबरों से पास होती थी तू। घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और बच्चे की भी देखभाल हो जाएगी। सीमा ने उदास स्वर में जवाब दिया, हाँ,
बात तो सही है, लेकिन अगर ससुराल वालों ने इस पर भी ऐतराज़ किया तो? घर वाले तो बात बात में बवाल खड़ा कर देते हैं। निशा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तू इतना सोचती रही तो कुछ नहीं कर पाएगी सीमा। डरकर जीना छोड़ दे। अपने बच्चे का भविष्य संवारना है तो पहले तुझे खुद को खड़ा करना होगा। किसी से उम्मीद मत रख। सीमा की आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल वो बोली, लेकिन अगर सफलता ना मिली तो? मुझे तो कुछ पता नहीं। निशा ने हंसते हुए कहा, सीमा तू शुरुआत तो कर। सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कोशिश करते हैं। 2 दिन बाद सीमा जब मायके से ससुराल लौटी, उसने हिम्मत जुटाकर एक दिन अन्नपूर्णा देवी को बता दिया, माँ जी, मैं अब घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। अन्नपूर्णा देवी की भौहें तन गई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ट्यूशन? यह क्या नया ड्रामा है? उनकी आवाज़ में तीखापन था, लेकिन सीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, कुछ घंटे शाम को बच्चों को पढ़ा लूँगी। इससे घर के काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। गोविंद की देखभाल भी वैसी ही होगी जैसे पहले होती थी। अन्नपूर्णा देवी आपत्ति जताना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई वाजिब कारण नहीं मिल रहा था, इसलिए चुप रह गई। सीमा चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसके मन में जीत की खुशी थी। उस समय रीमा अपने मायके में थी। शादी के बाद भी वो घर के हर मामले में दखल देती थी। एक दिन जब सीमा रसोई में काम कर रही थी, रीमा ने अन्नपूर्णा देवी से फुसफुसाते हुए कहा, माँ, आपने भाभी को ट्यूशन पढ़ाने से मना क्यों नहीं किया? अगर उसके हाथ में पैसे आ गए तो फिर अपनी मर्जी से चलेगी, फिर आपकी एक भी नहीं चलेगी। अन्नपूर्णा देवी ने चतुराई भरे लहजे में जवाब दिया, अरे, मैंने कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। घर का हर काम इससे ही करवाऊंगी। शाम तक तो थक कर चूर हो जाएगी। 1 महीने में ही पैसा कमाने का भूत इसके सिर से उतर जाएगा। अन्नपूर्णा देवी ने अपनी रणनीति बना ली थी। पहले वह सब्जी काटना, कपड़े तय करना जैसे छोटे मोटे काम कर लिया करती थी, लेकिन अब उन्होंने सारे काम से पल्ला झाड़ लिया। सीमा को सुबह से लेकर शाम तक, रसोई से लेकर घर की सफाई तक सब कुछ अकेले करना पड़ता था। शाम को 2 घंटे पढ़ाती और फिर से रसोई में जुट जाती। वह इसका कारण भली भांति समझ रही थी। सास उसे इतना थका देना चाहती थी कि वह ट्यूशन छोड़ दे, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वह जी जान से जुटी रही। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। बच्चे उससे संतुष्ट थे और उनके माता पिता उसकी पढ़ाने की शैली की तारीफ करते। 1 महीने बाद जब सीमा के पास पहली बार बच्चों की ट्यूशन की फीस आई तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने हिसाब लगाया, यह रकम गोविंद के लिए कपड़े, किताबें और उसकी पढ़ाई के लिए काफ़ी थी। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन ससुराल में शांति कहाँ। रीमा और अन्नपूर्णा देवी दिन भर बैठकर सीमा की बुराइयां करती। देखो, अब तो यह ट्यूशन के चक्कर में घर का काम भी ठीक से नहीं करती। रीमा ने एक दिन सौरभ से शिकायत की। अन्नपूर्णा देवी ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, गोविंद को भी ठीक से नहीं संभालती। सौरभ, जो पहले से ही अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाता था, गुस्से से चिल्ला उठा, सीमा, यह क्या तमाशा है? ट्यूशन के चक्कर में घर का काम बिगाड़ रही हो। बंद करो यह सब, वरना अच्छा नहीं होगा। सीमा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सौरभ, मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। गोविंद की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती। ट्यूशन मैं अपने खाली समय में देती हूँ। मुझे नहीं लगता अब किसी को इस बात से ऐतराज़ होना चाहिए। सौरभ ने भौहें चढ़ाई, लेकिन सीमा की आंखों में जो दृढ़ता थी, उसका जवाब उसके पास नहीं था। वह बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चला गया। सीमा के कदम अब डगमगाने वाले नहीं थे। उसे अपने रास्ते पर चलने का जुनून सवार हो गया था। वह जानती थी कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन अपनी मेहनत के कमाए पैसे ने
उसे एक नई ताकत दी थी। कुछ दिन बीते। सीमा ने जिस स्कूल में गोविंद के दाखिले के लिए फॉर्म भरा था, उस स्कूल में दाखिले का समय आ चुका था। सीमा ने यही बात सौरभ से कही तो सौरभ की भौहें तन गई। वो कुर्सी पर उछलकर बैठ गया और गुस्से से बोला, बस वहीं पुरानी रट लगाए रखती हो। मैंने एक बार साफ साफ बता दिया था ना कि उस स्कूल में दाखिला नहीं करवाना। घर में और भी खर्चे हैं। सीमा ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सौरभ, गोविंद की पढ़ाई का सारा खर्च मैं अपनी कमाई से उठा लूँगी। कभी कम रह गए तो ही आपसे मांगूंगी। बस मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। यह सुनते ही अन्नपूर्णा देवी को जैसे सांप सूंघ गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाह, बड़ी आई अपनी कमाई का रौब दिखाने वाली। 2-4 हज़ार कमा लिए तो जुबान निकल आई। अभी तो यह खर्च उठा लोगी, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा, स्कूल की फीस, किताबें और ना जाने क्या क्या, तब क्या करोगी? कहीं जाकर भीख मांगोगी? सौरभ ने भी माँ का साथ देते हुए गुस्से में अपना फरमान सुना दिया, तुम जो मन में आए वो करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ना मैं गोविंद का दाखिला करवाने जाऊंगा, ना ही एक पैसा खर्च करूंगा। सुनकर सीमा का दिल भले ही टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी, काम निपटाया और उसने गोविंद को तैयार किया। अपनी ट्यूशन की कमाई से जमा किए पैसे गिने और गोविंद का एडमिशन करवाने स्कूल की ओर चल पड़ी। स्कूल का गेट देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मन में एक विश्वास था। उसने गोविंद का दाखिला करवाया और पहली फीस अपनी कमाई से भरी। जब वह गोविंद को लेकर घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। गोविंद के स्कूल जाने के बाद सीमा के पास दिन में कुछ और खाली समय रहने लगा। वह सुबह उसे स्कूल छोड़कर आती, जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई और फिर अपनी क्लासेस पर ध्यान देती। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही थी और उसकी कमाई अब गोविंद की पढ़ाई और उसकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन ससुराल का माहौल वही था। सौरभ को ना तो सीमा की मेहनत से कोई फर्क पड़ता था, ना ही गोविंद की ज़रूरतों से। उसकी ज़्यादातर कमाई अन्नपूर्णा देवी के हाथों में चली जाती, जो अपनी बेटी रीमा और उसके परिवार पर पानी की तरह खर्च करती थी। रीमा अब भी हफ्ते में 2-3 बार मायके आ धमकती और सीमा पर रोब झाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे गोविंद बड़ा हो रहा था। घर का माहौल उसकी समझ में आने लगा था। वह देखता कि उसकी माँ दिन भर काम में डूबी रहती है, फिर भी दादी उसे ताने सुनाती है। बुआ जब आती तो माँ को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सबसे ज़्यादा गोविंद को यह देखकर दुख होता था कि उसके पापा, जो उसे कभी प्यार से गले नहीं लगाते, दादी और बुआ की बातों में आकर माँ पर गुस्सा करते थे। गोविंद की समझ अब उसकी उम्र से कहीं आगे निकल चुकी थी। वह अक्सर माँ से कहता, मम्मी, दादी और बुआ आपके बारे में गलत गलत बातें कर रही थी। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। आप यह सब क्यों सहती है? चलो हम कहीं और चले जाएं, दूर, जहाँ आपको कोई दुख ना दे। सीमा उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराती, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, इन बातों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर देखेंगे। समय बहुत कीमती है। अगर इसे गंवा दिया तो फिर वापस नहीं आएगा। गोविंद अपनी माँ की बात को दिल से समझता था। वो पूरी कोशिश करता कि माँ को उसकी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो। कभी वह रसोई में छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करता, तो कभी अपने स्कूल का होमवर्क खुद पूरा कर लेता। सीमा भी हर रात 2 घंटे निकालकर गोविंद को पढ़ाती, ताकि उसका भविष्य चमक सके। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। गोविंद की मेहनत और सीमा की लगन रंग लाई। हर साल वो स्कूल में टॉप करता। गोविंद 10वीं क्लास में आ चुका था। सीमा ने ट्यूशन से जो थोड़ी बहुत आमदनी शुरू की थी,
गोविंद की स्कूल फीस और कुछ छोटी मोटी ज़रूरतों में ही खत्म होने लगी थी। एक दिन गोविंद स्कूल से आया और बोला, माँ, इस बार साइंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा किताबें लेनी होगी। टीचर ने कहा है कि उनके बिना पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। सीमा चुप हो गई। वह जानती थी पर्स में बस कुछ पैसे ही बचे थे। शाम को बहुत सोचकर उसने सौरभ से कहा, गोविंद को कुछ किताबें लेनी हैं, अगर कुछ पैसे दे देते तो। सौरभ ने कड़क आवाज़ में कहा, क्यों? जब कमाने लगी थी तो कहा था ना, सब खुद कर लेंगी। अब क्यों आई मेरे पास? मैंने तो पहले ही दिन तुम्हें कह दिया था कि मुझसे एक पैसे की भी उम्मीद मत रखना। अब मांगो भीख बाहर जाकर। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है इन फालतू के खर्चों के लिए। गोविंद दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। माँ के पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं माँ, मैं मैनेज कर लूँगा। सीमा कुछ नहीं बोली। अगले दिन जब गोविंद स्कूल से लौटा तो सीमा ने उसके हाथ में किताबें खरीदने के लिए पैसे रख दिए। गोविंद ने चौंक कर देखा, माँ, लेकिन कल आपने तो कहा था। तभी उसकी नज़र माँ की गर्दन पर पड़ी। गोल्ड की पतली चैन जो माँ हमेशा पहनती थी अब वहाँ नहीं थी। उसकी आंखें डबडबा गई। माँ, आपने चैन बेच दी? मैंने मना किया था ना। सीमा ने सिर सहलाते हुए कहा, चैन दोबारा बन जाएगी बेटा, लेकिन यह वक्त दोबारा नहीं आएगा। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़ा होगा मेरे सारे त्याग सफल हो जाएंगे। गोविंद को यह देखकर दुख होता था कि उसकी माँ दिन भर काम में लगी रहती है, फिर भी घुट घुट कर गुजारा करना पड़ता है। एक दिन गोविंद ने आकर कहा, माँ, आप ऑनलाइन कोचिंग क्यों नहीं देती? क्या ऑनलाइन कोचिंग? हाँ माँ, आप यहीं बैठे बैठे मोबाइल से देश विदेश में कहीं भी रहने वाले बच्चों को पढ़ा सकती हैं। आजकल ऐसे ढेरों प्लेटफॉर्म हैं जो टीचर्स को स्टूडेंट से जोड़ते हैं। बस रजिस्टर करो और वह ट्यूशन लेने के इच्छुक बच्चों को आपसे कनेक्ट कर देंगे। थोड़ा सा कमीशन लेते हैं बस, और उसमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कहते हुए गोविंद ने सीमा का ऑनलाइन ट्यूशन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। फिर सीमा के फ़ोन पर बच्चों के माता पिता की पूछताछ के कॉल आने शुरू हो गए थे। जल्द ही बहुत से बच्चों ने उससे ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। अब सीमा सब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती थी और अच्छा कमाने लगी थी। लेकिन रात को थोड़ा समय निकालकर गोविंद की पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी। फिर आया गोविंद का 10वीं का परिणाम। 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया तो सीमा ने उसे अपने गले से लगा लिया। अखबार में गोविंद की तस्वीर और नाम देखकर वह बार बार उसकी बलाएं ले रही थी। लेकिन सौरभ, जो कभी गोविंद की पढ़ाई के लिए एक पैसा भी नहीं देता था, अब रिश्तेदारों के बीच फक्र से कहता, गोविंद ने 10वीं में टॉप किया है। मैं जानता था मेरा बेटा बहुत लायक है, इसलिए तो उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया था। अन्नपूर्णा देवी भी अपने बेटे के गुणगान में पीछे नहीं रहती। मेरे सौरभ ने कभी कमी नहीं आने दी गोविंद की पढ़ाई में। गोविंद यह सब सुनता तो उसका खून खौल उठता। वह जानता था कि उसकी माँ ने अपनी ट्यूशन की कमाई से उसकी स्कूल की फीस भरी थी। जब भी सीमा ने सौरभ से कुछ मांगा उसे तिरस्कार ही मिला। लेकिन गोविंद ने चुप रहना चुना। वह जानता था कि जवाब देने का सही वक्त अभी नहीं आया। गोविंद अब किशोरावस्था पार कर चुका था। लंबा चौड़ा, शांत और गहरी आंखों वाला लड़का, जिसने उम्र से पहले समझदारी ओढ़ ली थी। जब उसके हम उम्र दोस्त फिल्मों की बातें करते तो गोविंद किताबों में खोया रहता। माँ के संघर्ष को देख देख कर उसमें एक जिद पल चुकी थी, कुछ बनकर दिखाने की। गोविंद ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पूरी की। उसका सपना था सिविल सर्विस में जाना। उसने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक पल को उसका मन डोल गया था। वह बुरी तरह से निराश हो गया था। सीमा ने उसे कसकर गले लगाया। हार से डरो मत बेटा,
यह तो बस रुकावटें हैं। मेरा बेटा है तू, रुकेगा नहीं। गोविंद ने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार दिन रात एक कर दिया। मोबाइल चलाता तो सिर्फ पढ़ाई के लिए। दोस्तों से दूर हो गया। बाहर की दुनिया से कटकर बस एक ही लक्ष्य उसने दिमाग में बिठा लिया था। और फिर वह दिन भी आया। गोविंद का नाम यूपीएससी टॉपर की लिस्ट में छप गया। पल भर को जैसे सीमा की सांसें थम गई। एकाएक आंखें बंद की और हाथ जोड़कर मन ही मन बोली, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सौरभ ने फौरन सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला, हमारे परिवार का गौरव, मेरा बेटा गोविंद आईएएस ऑफिसर बनकर मेरा नाम रोशन करेगा। रिश्तेदारों के फ़ोन थमने का नाम नहीं ले रहे थे और कुछ तो घर पर बधाई देने खुद चले आए। सौरभ एक कुर्सी पर ऐसे बैठा था जैसे किसी पद्मश्री पुरस्कार का विजेता हो। मैंने ही तो उसकी नींव रखी थी। छोटा सा था तब से मैंने इसके भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। दिन भर अपनी नौकरी में खपता था मैं, लेकिन मजाल है बेटे की पढ़ाई में कोई कमी आने दी हो। उसी की बदौलत आज वह इस मुकाम पर पहुंचा है। यह वाक्य उसके मुंह से हर 2 मिनट में निकल रहे थे। अन्नपूर्णा देवी भी अपनी आंखों को भिगोने का अभिनय कर रही थी। हमारे घर का नाम रोशन किया है इसने, लेकिन कोई देखे तो सही इसके पिता का त्याग। कितना खर्च किया इस लड़के की पढ़ाई पर। सारा जीवन झोंक दिया बेटे के लिए। सामने खड़ा गोविंद चुपचाप सुन रहा था। उसके भीतर क्रोध की अग्नि सुलग रही थी और अंतत वह गुस्से से फट पड़ा। बस कीजिए पापा। घर में सन्नाटा छा गया। मेरे लिए आपने क्या किया है? मेरी स्कूल की फीस से लेकर किताबों तक सब मम्मी ने अपनी कमाई से किया। आपने तो कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरी किताबें, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतें सब माँ ने अपने खून पसीने की कमाई से पूरी की। आपको तो यह तक भी नहीं पता था कि मेरी परीक्षा कब है। आप खुद को मेरे पिता कहते हो। कभी आज तक मुझे प्यार से गले भी लगाया। और एक मेरी माँ है जिसने मुझे सफलता के शिखर तक पहुँचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। फिर भी दादी और बुआ ने हमेशा माँ को अपमानित किया। आप तब भी खामोश रहे। सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। गोविंद अपनी माँ की ओर मुड़ा। माँ, यह सब आपकी मेहनत का फल है। आपने मुझे एक काबिल इंसान बनाया। हर मुसीबत, हर परेशानी में साथ दिया। आप ना होती तो मैं कुछ नहीं होता। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। सौरभ ने तमतमाते हुए कहा, वाह, मेरे ही टुकड़ों पर पलकर आज मुझे ही उल्टा सुना रहा है। अन्नपूर्णा देवी भी गरज उठी, सब इसकी माँ की सिखाई धरी है। दिन रात हमारे खिलाफ इसे भड़काती रही। यही तो एक दिन होना ही था। गोविंद का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उसने हाथ उठाकर सख्त स्वर में कहा, बस, मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द और नहीं। आप सबने उनकी ज़िंदगी नरक बना दी, लेकिन मेरी माँ ने आज तक एक शब्द नहीं निकाला अपनी जुबान से। बस, अब और नहीं। वह सीमा की ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ में प्यार और दृढ़ता थी। मम्मी, आपने बहुत सह लिया। अब मैं आपको इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मेरे साथ चलो। अन्नपूर्णा देवी अपने चीर परिचित तंज भरे अंदाज में बोली, हाँ हाँ, ले जाए अपनी माँ को। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। सौरभ भी चेहरे पर गुस्सा लिए सीमा की ओर ताक रहा था। उसे लगा था सीमा अभी अपने बेटे की तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी, लेकिन सीमा जो 27 साल तक इस घर की जंजीरों में जकड़ी रही, अब थक चुकी थी। तिरस्कार भरा जीवन, ताने और अपमान, सब कुछ उसे खोखला कर चुका था। उसने आत्मविश्वास भरी नज़रों से घर के हर चेहरे को देखा, फिर गोविंद की ओर देखते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। यह सुनकर सौरभ के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो हैरान था। क्या यह वही सीमा थी जो सालों से उसके रोब तले दबती आ रही थी, जो चुपचाप सब सुनती थी, कभी जवाब नहीं देती थी? सीमा ने अपना बैग पैक किया। गोविंद ने उसका हाथ थामा और दोनों घर की चौखट पार करने लगे।
उस पल सीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौखट पार करते ही उसे लगा जैसे वह 27 साल की कैद से आज़ाद हो गई हो। लेकिन अब सौरभ को अपना घर खाली खाली सा लगने लगा था। अपने कमरे में अकेला बैठा वो आंसू बहा रहा था। अन्नपूर्णा देवी, जो अपने जीवन के 80 बसंत देख चुकी थी, घर का काम करने में असमर्थ थी। उनकी बेटी रिमा, जो पिछले कुछ दिनों से मायके में ही थी, उसने बुझे मन से रात का खाना बनाया, लेकिन साथ ही तुनक कर बोल उठी, अगर मुझे खाना बनाना ही है तो अपने ससुराल में रहकर क्यों नहीं? मैं कल सुबह वापस अपने ससुराल चली जाऊंगी। अन्नपूर्णा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि सीमा सिर्फ बहू नहीं थी, वो उस घर की रीढ़ थी जिसे उन्होंने खुद तोड़ डाला था। उनके खुद के स्वभाव के कारण उनका पूरा घर उजड़ चुका था। अपनी बहू के जीवन में कांटे बिछाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज जब सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तब जाकर उन्हें समझ में आया था कि वो कांटे असल में वह अपने बुढ़ापे के लिए बो रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीमा ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।